हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। करो करो, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और नोट्स अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखा जाता है। वीडियो का मतलब ये, लेक्चर का मतलब ये होता है कि आप उसको देख के फिर से अच्छे से आपका अपना नोट्स तैयार करें। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है हम लोग आपको बताया था, कैसे स्टेप लेंगे और किस तरह से आपको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचते हैं। ठीक है, और एक होमवर्क भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं बताया। अब तक हम लोगों ने कितना 14-15 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर में, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं बताया है। एनीवे, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं लगभग कुछ हर लेक्चर में एक होमवर्क दे ही देता हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं पता नहीं क्या कर रहे हो, हमें पता ही नहीं चलता है। एनीवे, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मारेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमारा ये सिस्टम टूट जाएगा, तो हमें तो अपना नुकसान नहीं करना ना। एनीवे, चलो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। हेडिंग डालोगे स्टोइकियोमेट्री। एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, इसमें होता ये है कि रिएक्शन होती है। रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे पूछता है इसके थ्रू हम क्या जानेंगे कि आपको जैसे मान लो रिएक्टेंट दिया हुआ है और बोलेगा कि हमने इतना रिएक्टेंट देंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, या फिर प्रोडक्ट बोलेगा कि इतना बनाना है तो रिएक्टेंट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी सब बातों को हम लोग स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालोगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ये क्या है? इस पे हम लोग जाने से पहले दो पॉइंट हमें पढ़ना होगा, एंड देन अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें जो समझना है, इसके लिए ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो लिखोगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, रिप्रेजेंट्स द किसको? केमिकल रिएक्शन को। अगर हमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। दूसरा है बैलेंस्ड। एक्चुअली ये दोनों तीन पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए हमने यहीं पहले ही बता दिया है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक तरफ रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है। तो हर एक एलिमेंट का एटम जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। हर एक एलिमेंट के एटम बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और अदर प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा। तभी वो केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? हर एक एलिमेंट के एटम क्या हो? दोनों तरफ क्या हो? सेम होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन के आइटम, दो आइटम अगर रिएक्टेंट की तरफ है तो प्रोडक्ट की तरफ भी दो ही होने चाहिए। तीन नहीं होना चाहिए, ना वन होना चाहिए। कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आ गया? तो लिखोगे इसके बारे में, नंबर ऑफ atoms of each element will be same on किधर? both side मतलब that is reactant and प्रोडक्ट। यानी दोनों तरफ क्या हो? हमें सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, तभी वो रिएक्शन इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अपने स्टोइकियोमेट्री पाते हैं।
कर लिए। आइए तो अब हम लोग आ जा सकते हैं अपने स्टोइकोमेट्री पर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है स्टोइकोमेट्री को हमको यूज़ करने के लिए इक्वेशन हमें क्या लेना पड़ेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट इसके लिए लिखोगे बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी अगर हमें स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात। दूसरा बात, इसमें हम लोग करते क्या है, तो हम लोग स्टोइकोमेट्री में क्वांटिटी वाइज एनालिसिस करते हैं। किस वाइज, क्वांटिटी। एक होता है क्वांटिटी या दूसरा होता है क्वालिटी। क्वालिटी की बात यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, क्वांटिटी यानी अमाउंट की बात होगी। अमाउंट को हम लोग को एनालिसिस करना होता है किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। किसमें, स्टोइकोमेट्री में। तो लिखोगे इसके बारे में क्वांटिटेटिवली एनालिसिस ऑफ reactant and products in a chemical in a balanced chemical reaction। अगर हमें क्या करना है, क्वांटिटी वाइज यानी अमाउंट, क्वांटिटी मतलब अमाउंट वाइज अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री के पास जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए ये तो मालूम हो गया कि इसमें हमें करना क्या है, ये मालूम हो गया। अब इसका यूज़ क्या है वो हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से दोनों पॉइंट नोट कर लो। कर लिए। चल आइए अब हम लोग अपने इसके यूज़ पे आते हैं। लिखोगे इसके बारे में, इन स्टोइकोमेट्री वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसको, मोल टू मोल, मोल टू मास, मोल टू वॉल्यूम, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। यानी इन सब को हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इसमें कोई भी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मेन फोकस एक ही पर करेंगे। किस पे, मोल टू मोल पे फोकस करेंगे और इसी से हमारा सबका काम चल जाएगा। तो क्योंकि अगर हम सबको लेके चलेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगी और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो हमें वैसा काम नहीं करना है, हमें एक सीखना है, यानी ब्रह्मास्त्र एक तरह से हो गया ये, इसी को सीखना है। इसी से हम क्या करेंगे, बाकी को भी हम जो भी पूछेगा हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, मोल टू मोल रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर एक एक कर देखते हैं इसको। कर लिए, आजा। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं मोल टू मोल रिलेशन। सबसे पहला है, अब समझना अच्छा से, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम पे की तरफ बढ़ रहे हैं। मोल टू मोल रिलेशनशिप, ठीक करना है। मोल को मोल से रिलेशनशिप बैठालना है। चलो देखो, एक हमें क्या, हमने पहले एक पॉइंट बोला है कि स्टोइकोमेट्री किस पे बेस्ड होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड होगा। तो हमें क्या लेना होगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेना होगा। जैसे हमने एक इक्वेशन लिया है N2 + 3H2 gives you 2NH3। ये देखो तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो नाइट्रोजन का 2 एटम है,
यहाँ भी 2 आइटम है, हाइड्रोजन का 6 है, देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन का भी है, यानी ये बैलेंस है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा अब आओ, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये सब आप आगे क्योंकि आज जो पढ़ोगे इसका आगे आने वाला कंसेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, वहाँ भी यूज आएगा, एकदम ध्यान से पढ़ोगे। देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जब कुछ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो ये हो गया 1, कोई दिक्कत? यहाँ पे तो दिख रहा है क्योंकि 1 के अलावा जो भी होगा वो नंबर हमें दिखाई देगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ये जो नंबर नज़र आ रहा है कौन? 1, 3 और ये हो गया 2, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी इसके नंबर, यानी रिएक्टेंट में जो भी कंपोनेंट यूज़ किया गया उसके जस्ट सामने जो नंबर लिखा हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? ओके अच्छा, अब ये आ जाओ, फिर इसको हम इधर ले रहे हैं अब, ठीक है? N2 प्लस 3S2 और 2NH3, ठीक है? हमने अभी बोला कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। इस रिएक्शन को देख के हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ हमें पहले समझना है। इस रिएक्शन को देखकर हम क्या बोलेंगे? देखो कि 1 मोल, यानी यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन का कितना है? 1 मोल N2 है। हम लोग क्या ले रखे चल रहे हैं? मोल टू मोल रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें, तो 1 मोल N2 है, इसके सामने कितना नंबर आ रहा है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 मोल H2 और इसके सामने कितना है? 2 मोल NH3, ठीक है? अब आओ, तो ये जो डाटा आया है ये कहाँ से आया है? इस केमिकल इक्वेशन से आया है। हमने यहाँ पे जो लिखा है 1 मोल N2, 3 मोल H2 या फिर 2 मोल NH3, ये कहाँ से लिखा? इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू लिखा। इस वैल्यू से हमें क्या मालूम हो रहा है? हमें ये क्या क्या पता चल रहा है? देखो कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कितना बनाता है अमोनिया? 2 मोल अमोनिया बनाता है। फिर से समझना, इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या डेटा मिल रहा है समझना, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका आने वाले यूज में आएगा। अगर नहीं आज समझ में आया तो आगे भी दिक्कत आएगी, इसलिए एकदम ध्यान से। इस केमिकल इक्वेशन से हमने ये डेटा फाइंड आउट किया। इसके सामने कितना था? 1, तो हमने लिखा 1 मोल N2, इसके सामने 3 था, 3 मोल H2, और इसके सामने 2 था तो 2 मोल NH3, ठीक है? इससे हमें क्या मालूम हुआ ये डेटा से कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है, ठीक है? या फिर इसको ऐसे समझें, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक को समझ में आ गया होगा अब? ठीक है, तो ये जो डेटा हमने लिखा था ये कहाँ से लिखा? यहाँ पे कहीं पे कुछ दिया नहीं था, हमने इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू निकाला है। इस केमिकल इक्वेशन से ये डेटा हमें मिल गया है। अब आपको जो कुछ देना है वो हम आते हैं, अब आते हैं ये कहाँ से मिला हमें? इस केमिकल इक्वेशन से। अब अगर इफ 50 मोल ऑफ N2 इज गिवन, अब आपको क्या कह रहा है कि 50 मोल N2 दिया गया है। आपको कितना दिया गया है? 50 मोल दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा और हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी। समझना क्या पूछा है यहाँ पे? पहला तो हमने इस डेटा, इस केमिकल इक्वेशन के से ये वैल्यू निकाल लिया कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है, या फिर 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब आपको डेटा दिया गया है, आप क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब आपको दिया गया कि आपको हमने दे दिया कितना? 50 मोल नाइट्रोजन दे दिया। कितना दिया? 50 मोल। और आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ अमोनिया कितना बनेगा और हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? अमोनिया कितना बनेगा और हाइड्रोजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो क्या करोगे? देखो, तो N2 प्लस
3H2 गिव्स यू 2NH3, यही है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, तो 1 मोल कितना से करता है, 3 मोल। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 50 मोल दिया गया है। देखो ये क्या है, दिया है, गिवन है। तो 1 मोल 3 मोल से करता है, तो 50 मोल कितना से करेगा, बोलो। हाँ, कितना से करेगा, 50 गुने 3 कितना हो गया, 150। यानी हमें 150 मोल H2 की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात पता हो गया। और अमोनिया कितना बनेगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो 50 कितना देगा, बोलो। हाँ, 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100 मोल NH3। यही है स्टोइकियोमेट्री। समझ में आ गया होगा इसका स्टोइकियोमेट्री का मतलब। इस केमिकल इक्वेशन से पहले हम लोग डेटा निकालेंगे और फिर दिया हुआ जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आपको क्वेश्चन में, यानी आपको किसी ने बोला कि हमने आपको 50 मोल नाइट्रोजन दे दिया, बताओ कितना अमोनिया बनाओगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट करो, फिर एक मास बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चल, एक और रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमने आपको पहले बोल भी दिया है कि हमको एक ही मोल वाला रिलेशनशिप को पे ही फोकस करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसी से हमारा सब काम चल जाएगा। तो दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे मास टू मास रिलेशनशिप। मास टू मास हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। अब आओ, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लिया है CaCO3, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हीट करते हैं हम लोग तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होती है। अब क्या देखो, तो ये बैलेंस इक्वेशन है ना। देखो कैल्शियम का आइटम कितना नज़र आ रहा है, 1, इधर भी 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन कितना है, 3, इधर भी देखो 2 और 1, 3 है, बैलेंस है। ओके, अब आइए, तो पहले इस हम लोग अब मास ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें पहले क्या करना है, उस केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेटा फाइंड करना है, एंड देन फिर दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है, देखो, तो इसका मास बोलो तो कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है ना। हाँ, और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुने 3 48 12 कितना हो गया, 60 प्लस 40 100। यानी यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब इसको करो, देखो तो इसका कितना हो गया 40, इसका 16, 40 16 कितना हो गया 56, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है। और इधर देखो 32 आज 12 कितना हो गया 44, 44 ग्राम CO2 है, ठीक है। इस केमिकल इक्वेशन से ये डेटा हमें मालूम हो रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और 44 ग्राम CO2 मिलता है। क्या मालूम हो रहा है यहाँ से कि हमें 100 ग्राम को जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला और 44 ग्राम CO2 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, इफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन। अब आपको बोल रहा है कि 50 ग्राम ही आपको दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। यहाँ मामला फंस गया। फिर वैसे ही बात यहाँ पे क्या था, ये जो डेटा निकाले हैं हम लोग कहाँ से निकाले, इस इक्वेशन से निकाले हैं। इसके बारे में क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने लिखा है ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू लिखे हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो 56 ग्राम क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और 44 ग्राम क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको दिया कितना है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और बोल रहा है बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा। तो क्या करोगे,
तो यहाँ तो 100 में था, हमें क्या करना है, पहले यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 ग्राम के लिए निकाल लोगे। अगर 100 ग्राम इतना देता है तो 1 ग्राम कितना देगा, सोचो, 56 अपॉन 100 ग्राम, ये क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से 44 अपॉन 100 क्या चीज़, CO2 ग्राम CO2, ये 1 ग्राम से मिल गया। तब अब हम लोग क्या, हमको क्या दिया है, 50 ग्राम दिया है, फिर तो 50 ग्राम कितना देगा, सोचो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 56 इंटू 50 बाई 100 ग्राम, और ये 44 इंटू 50 बाई 100 ग्राम CO2। समझ में आ गया। तो आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 50 से 2 बार कटेगा, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और 50 से ये हो गया 22 ग्राम CO2 मिलेगा। देखो क्या हो गया, जब ये तो इक्वेशन से आया था, जब 50 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट देगा तो आपको कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, 28 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 22 ग्राम। तो ये ही चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। तो हम लोगों ने मोल मोल भी देखा और मास टू मास भी देख लिया। समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब इसको थोड़ा सा जो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। है, चलो, तो हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री की थ्योरी समझ में आ गई है। अब उस पर क्वेश्चन किस स्टेप से आते हैं वो देखते हैं। आइए, मैंने आपको क्या बोला है, स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक बैलेंस स्टेप लोगे। कैसे, सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेटा फाइंड करोगे पहले, एंड देन फिर क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करोगे, ठीक है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन को कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस ऑफ 10 ऑन हीटिंग, कितना, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे CO2 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, जब उसको हम लोग हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट का साइन होता है ये, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग दो मेथड सीखा है, दोनों से चलेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, सिर्फ पहला वाले पे फोकस करोगे। तो पहला वाले से हम लोग चलते हैं मोल वाले से, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो तो कितना नंबर है, कोई नंबर है नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, यानी इससे ये पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया गया है, 1 मोल क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल CO2 मिला है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये डेटा मिल गया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 1 मोल CO2 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमने अभी क्या बोला, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना और फिर उससे डेटा निकालना है। तो डेटा हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब आइए, हमारा टारगेट क्या है, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2, हमारी इससे मतलब हमें नहीं है, यहाँ पे हमारा इसको और इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब देखो, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है। ये कहाँ से मिला हमें डेटा, क्वेश्चन से नहीं, इस केमिकल इक्वेशन से मिला। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ही दिया गया है आपको। हम तो यहाँ मोल में बात कर रहे हैं, वो क्या है, मास में दिया है, तो क्या करेंगे, हाँ, उसको भी क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब मास दिया होता है तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब 10 बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो तो 100 हो जाएगा, कैल्शियम का 40, 12 कार्बन का और ऑक्सीजन का 48, यहाँ तीनों का जोड़ोगे तो टोटल हो जाता है 100, यानी यहाँ पे हो गया 100। तो ये कितना हो गया, 0.1 मोल, यानी आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है, 0.1 मोल दिया है, क्या चीज़, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप देखो तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देता है, तो 0.1 मोल कितना देगा, हाँ कितना देगा, 1 इंटू 0.1 मोल CO2, यानी आपको 0.1 मोल CO2 मिल गया। लेकिन आपको ये मोल नहीं पूछा, यहाँ देखो मास पूछ रहा है।
तो मोल को मास में कन्वर्ट करना तो आप अच्छी तरह से जानते हो। कैसे, क्या करोगे, मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो देखो तो आपको मोल कितना दिया है CO2 का, कितना है 0.1। अब मास हमें निकालना है और मोलर मास किसका लोगे, जिसका मोल है किसका, CO2 का, कितना 44। तो ये हो गया 44, तो मास आ गया आंसर। देखो तो 44 इंटू 0.1 कितना आ गया, 4.4 ग्राम। समझ में आ गया। तो ये ही है, इसलिए आपको बोल रहा था कि मोल पे मोल, देखो मोल से मोल थे हम निकाल लिए और फिर उसको मास में कन्वर्ट कर दिए। अगर वॉल्यूम में पूछा तो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लेते। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस में, हमें एक पे फोकस रखना है, किस पे, मोल टू मोल पे। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम उसको एक और मेथड जो सीखे वो भी बता ही देते हैं उससे, लेकिन उसको आपको यूज़ नहीं करना है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। कर लिए, आजा। अब देख, ये था हमारा मोल टू मोल मेथड से। अब हम लोग देखते हैं मास वाले से। तो फिर इसके लिए भी वही बात, पहला क्या करोगे, आपको उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेटा फाइंड करोगे। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये कितना है 100, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और ये 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 40 + 16, और इसका 44 ग्राम CO2। तो ये जो वैल्यू नजर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रहा है ना। आइए, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, हमारा टारगेट कौन है, CO2, तो CO2 कितना मिलेगा, 44 ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना मिलेगा, 44 ग्राम मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन आपको दिया कितना है, 10 ग्राम। तो पहले क्या करना होगा, 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, CO2 जोड़ो, 44/100 होगा। ठीक है, तो 10 ग्राम कितना देगा, सोचो, 44 × 10/100, देखो तो कितना हो गया, कितना आ गया, देखो तो 4.4 आ गया। देखो यही आंसर वहां भी आया था। तो यह आंसर, यह सेम आंसर आ गया, लेकिन हमारा फोकस वहाँ रहेगा, इस पे नहीं जाओगे तुम लोग। मोल वाले मोल टू मोल मेथड को ही सीखोगे, उसी पे ध्यान करोगे, और बाकी जो पूछेगा, जैसे वहाँ पे क्या था पिछले इसी क्वेश्चन में, हमने मोल टू मोल से क्या किया, मोल निकाल लिया, फिर मास में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये पे मेथड से जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो बेहतर है कि हम लोग वही को लेके चले। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। और यानी हमें आयरन का वेट निकालना है जो कितना से, 36 ग्राम स्टीम से रिएक्ट करना है, यही क्वेश्चन है आपका, और मोलर मास ऑफ आयरन दिया हुआ है। तो क्या करोगे, तो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दो बात होगी, या तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया होगा या फिर आपको क्या करना होगा, खुद से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग याद रखें, जैसे जैसे केमिकल इक्वेशन से धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, सबको ध्यान करते हुए चलोगे, अचानक तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, स्टेप वाइज आएगा, तो उसको करते चलो और लिखने का तरीका सीखते चलोगे। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3Fe + 4H2O और कितना बन रहा है, Fe3O4 और 4H2। ये है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहले पता करो। तो देखो है 3 आयरन के आइटम 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन के 4, उधर भी 4, हाइड्रोजन के 8, उधर भी 8, बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टेप हमारा होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, और उसके बाद फिर क्या करोगे, हाँ उसके बाद वहाँ से डेटा फाइंड करोगे। तो वहाँ से डेटा निकालो, तो इसके सामने कितना नज़र आ रहा है, आयरन के सामने, यानी इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया,
3 मोल आयरन हो गया। हम लोग पहला मेथड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कौन सा, मोल वाला पे, ठीक है। तो 3 मोल आयरन है, यहाँ पर देखो तो कितना है 4, तो 4 मोल क्या है H2O है। इसके सामने देखो तो क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब कितना है 1 है, 1 मोल Fe3 और इधर देखो 4 मोल H2। यानी ये वैल्यू जो है हम लोग इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल लिए कि 3 मोल आयरन जब 4 मोल H2O से रिएक्ट करता है तो 1 मोल क्या बनाता है Fe3O4 और 4 मोल H2 रिलीज करता है। ये जो डेटा आया है वो हमारा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया है। ओके, अब आपको पूछ क्या रहा है कि वेट ऑफ आयरन, यानी आयरन का वेट पूछ रहा है जब कैसे 36 ग्राम ऑफ स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। Calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by the action of 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम स्टीम जब इससे रिएक्ट करेगा तो कितना आयरन कन्वर्ट होगा, यही क्वेश्चन है। तो क्या करोगे बोलो। तो पहले तो वो जो दिया हुआ, देखो हम लोग मोल में बात कर रहे हैं, ये किस में है, मास में है, तो क्या करें हम उसको, हाँ उसको क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। तो उसको क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करना। हमें किसका मास निकालना है, आयरन का। तो देखो तो आपको दिया हुआ है मोल ऑफ H2 कितना, मास कितना है 36 ग्राम और इसका मोलर मास बोलो 18, ये कितना हो गया, यानी 2 मोल, ठीक है। अच्छा आइए, 4 मोल, 3 मोल आयरन कितना से रिएक्ट करता है, 4 मोल, ऐसे नहीं उल्टा लेना यहाँ, क्योंकि H2O का दिया है तो यूनिटरी मेथड लोगे। कैसे, सिंस 4 मोल H2O reacts with 4 मोल H2O reacts with कितना से 3 मोल कितना से आयरन से। याद रखा जो हम अभी मेथड स्टेप ले रहे हैं एकदम ध्यान से, क्योंकि ये स्टेप आगे बहुत यूज होने वाले हैं। तो 4 मोल H2O रिएक्ट करता है 3 मोल आयरन से, हेंस तो 1 मोल कितना से करेगा बोलो, 3/4 मोल से, ठीक है। तो हेंस 2 मोल कितना दिया, कितना है 2 मोल, तो 2 मोल कितना से करेगा बोलो, यहाँ पे लिखे हैं, इधर हम ले रहे हैं आगे, 3/4 इंटू 2 कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3/2 यानी 1.5 मोल ऑफ आयरन से। यानी यहाँ से हमें मालूम हो गया कि 2 मोल जो आयरन है कितना से रिएक्ट करेगा, 1.5 मोल आयरन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको मोल तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, आयरन का मास पूछा है। तो कन्वर्ट कर लेंगे, N बराबर मास बाय मोलर मास। देखो तो ये कितना दिया है 1.5 बराबर मास और मोलर मास आयरन का 56। तो यहाँ से मास निकल गया 56 इंटू 1.5 ग्राम, यही हो गया आंसर। समझ में आया कैसे किए। यहाँ पे हमें थोड़ा पलटना पड़ा क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किए, आपको पूछ रहा था कि ये कितना से रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन था कि आपको कितना 36 ग्राम स्टीम जो है कितना आयरन से कन्वर्ट करे, कितना आयरन को अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, ये है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, इसको पलटना पड़ा। हमें 4 मोल जो है H2O कितना से कर रहा है 3 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 का निकालना पड़ेगा। तो 1 का निकाले और फिर 2 का निकाल लिए, कितना आ गया 1.5 मोल आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर आगे देखते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने स्टाइकोमेट्री में क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीख लिया है। तो क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले एक और पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमें, इसलिए। तो हेडिंग डालोगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन
कार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो वो कंपाउंड जो किससे बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से। कल ही बताया था क्या होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा, CXHY। यानी अब हमें हाइड्रोकार्बन को क्या करना है, जलाना है। तो जलाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, CO2 गैस की। जलाते तो कैसे जलाते हैं, CO2 से नहीं, किससे होता है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। CO2 तो बुझा देता है। तो हमें क्या करना है, इसको जलाना है। आओ जलाते हैं। एक देखो ध्यान से, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे करेंगे देखो, हमें कार्बन हाइड्रोकार्बन को जलाना है। तो क्या है हमारे पास, एक जनरल फार्मूला लेके हम लोग चल रहे हैं, CXHY। ठीक है, इसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में। अब कितना चाहिए हमें नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे Z का वैल्यू हमें नहीं मालूम। यहाँ तो मालूम है, यहाँ पे कितना नंबर है, 1, यानी 1 मोल CXHY। इस हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए हमें Z मोल O2 चाहिए। और जब भी कंबशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पर 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। जब भी कंप्लीट कंबशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन होगी तो वो क्या, वहाँ पर क्या होगा, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक CO2 मिलेगा, दूसरा वाटर मिलेगा, और तो साथ ही हीट रिलीज होगा। क्या क्या मिलेगा, 3 प्रोडक्ट में CO2, वाटर और हीट रिलीज होगा। तो हीट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए बाज़ाब्ता एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, जहाँ हमें पढ़ना होता है, तो वहाँ पे बात करेंगे। वो आपका 12 का चैप्टर है, ठीक है, 11th का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ 2 की बात होगी, किसकी, CO2 की और वाटर की। तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, एक CO2 निकलेगा और साथ ही साथ वाटर भी निकलेगा। हीट की बात हम लोग नहीं, हीट तो निकलता ही है, लेकिन उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देखो नजर आ रहा है क्या, नहीं। इधर देखो कार्बन कितना है, CX है, इधर कितना है, ओनली C नजर आ रहा है। इसको बैलेंस करें, अगर हम यहाँ पे X से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो, तो इधर भी कार्बन का बैलेंस हो गया, CX हो गया, और इधर भी कार्बन क्या हो गया, CX हो गया, बैलेंस, कार्बन बैलेंस हो गया। अब आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करें। इधर देखो तो हाइड्रोजन का इधर कितना है, HY है या फिर YH है, उधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, YH है, और इधर क्या है, 2 है। इसको बैलेंस करें, देखो तो Y/2, तो देखो 2 से 2 कट गया। आप देखो इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, YH हो गया, और इधर भी YH हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लें, आ जाइए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इधर लेके आते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 × Z। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 × Z, यानी यहाँ पे हमको Z का वैल्यू निकालना है। तो इधर ऑक्सीजन हो गया, रिएक्टेंट साइड में कितना, 2Z। उधर चलो बराबर, इधर देखो तो कितना है, 2 × X, है ना। ऑक्सीजन की हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, 2 × X, इधर ऑक्सीजन हो गया 2X, और भी है इधर, हाँ यहाँ भी है, Y/2 प्लस Y/2। अगर इधर और होता तो हम यहाँ पे भी और ऐड करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ इधर ही है, यही है। 2 × Z लिया, यहाँ 2Z इधर हो गया, इधर 2X और Y/2। हमें क्या करना है, इस Z का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो क्या आ रहा है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2X/2, इसको इधर ले जाओ तो 2X/2, और ये 2 इसके नीचे भी आएगा, प्लस Y/4। तो देखो तो 2 से 2 कट गया, Z बराबर क्या आ गया, X प्लस Y/4 आ गया। अब इस तरह से हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब आ गई हाइड्रोकार्बन का, क्या, CXHY प्लस Z की जगह आप क्या रखोगे, X प्लस Y/4 O2 और X CO2 और Y/2 H2O। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करोगे, कंबसन करोगे, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। इससे आपका होगा आराम से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट करो, कैसे करोगे बता रहे हैं आपको।
कर लिए, आजा। अब देख, तो हमें कंबशन रिएक्शन किसका, हाइड्रोकार्बन का करने के लिए हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले C2H6 है, यानी इथेन आपको दिया है और आपको बोल रहा है कि कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी, कितना CO2 निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा। तो कैसे करोगे, तो यही चीज़ लगाओ। तो क्या करोगे, देखो तो यहाँ पे x की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, देखो तो x की जगह पे है 2, देखो ना C2 तो CX यानी x की जगह पे क्या है 2, और HY तो H6 यानी y की जगह पे 6 है ना। अब लगा दो बैलेंस इक्वेशन, C2H6 और ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ेगी, तो x की जगह पर देखो क्या है 2 और y की जगह पे 6 और नीचे में 4 होगा। चलो इधर आ जाओ, CO2 में क्या है देखो तो x CO2, x की जगह पे क्या है 2 CO2 और H2O के देखो y/2, y की जगह पे क्या है 6 है तो 6/2। तो दिक्कत यहाँ तक, तो देखो तो क्या आ जाएगा, क्या हो गया इधर C2H6 प्लस इधर देखो तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 3 7, 7/2 O2, इधर 2 CO2 ये कट गया 3 H2O। देखो तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, देखो मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। देखो कार्बन का कितना है 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का देखो कितना है 7, इधर देखो तो कितना 4 और 3 7 बैलेंस्ड। अब इससे इसका जरूरत क्यों हमें पड़ेगा, क्वेश्चन जैसे हम लोग स्टोइकोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें जरूरत पड़ने वाला है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कितना नंबर है 1, मतलब 1 मोल इथेन को जलाने के लिए हमें कितना चाहिए 7/2 मोल O2 चाहिए। तो कितना मिलेगा 2 मोल CO2 मिलेगा और 3 मोल वाटर मिलेगा। इस केमिकल इक्वेशन से हमें ये मालूम हो गया। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना किसका, हाइड्रोकार्बन का आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताते हैं। है, चलो तो हम लोगों ने अभी देखा कंबशन रिएक्शन कैसे होगी वो देख लिया है। अब उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, वही स्टोइकोमेट्री को हम पे बेसिस पे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करोगे, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कितना 14 ग्राम इथीन कंप्लीटली। हम लोग जो भी कंबशन का इक्वेशन लिखे वो कैसा इक्वेशन था, कंप्लीट कंबशन का था, इनकम्प्लीट का नहीं था। इनकम्प्लीट होगा तो उसमें कुछ और भी प्रोडक्ट निकलते हैं, CO2 की जगह पे CO निकलता है। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है। तो कंप्लीट कंबशन हमको क्या करना है, इथीन को करना है कितना को 14 ग्राम को। तो पूछ रहा है कि कितना मास ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, किसका, इथीन का, कंबशन वाला। अभी सीखे हो कैसे करोगे, C2H4 यही है ना। तो फार्मूला क्या था, CXHY प्लस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे सामने में क्या था x प्लस y/4। तो x की जगह पे क्या है 2, तो 2 प्लस y/4, y की जगह पे क्या है 4, तो 4/4 ये हो गया। इधर चलो, इधर क्या हो जाएगा, x CO2 बना था, x की जगह पे क्या है 2 यानी 2 CO2 और फिर y/2 H2O, y की जगह पे क्या है 4, तो 4/2 H2O हो गया। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लो, और यहाँ से ये कट गया तो ये कितना हो गया 2 + 1 यानी यहाँ पे हो गया 3O2। इसको हम फिर नीचे ले लेते हैं, C2H4 प्लस 3O2 और इधर 2CO2 और इधर 2H2O हो गया, हो गया। आइए अब इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है, पहले सबसे पहले ये बताओ। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 मोल इथीन को बर्न का कंबशन करने के लिए हमें कितना चाहिए 3 मोल। इसके सामने कितना नंबर है
3 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी तो कितना बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल वाटर बनेगा। इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या मालूम हुआ, पहले हम लोग को पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना और उससे डेटा फाइंड करना। तो डेटा हम लोग यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 मोल इथीन को हम जब कंबशन करते हैं तो उसके लिए उनको कंप्लीट कंबशन के लिए हमें कितना चाहिए, 3 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी और 2 मोल CO2 और 2 मोल वाटर एज ए प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें जो है ज़रूरत किसकी है, इसकी और इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आगे आने वाले क्वेश्चन में इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल हमें इन दोनों की ज़रूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि कितना ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी, कितना को, 14 ग्राम इथीन को जलाने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है, 1 मोल C2H4 और 3 मोल O2। 1 मोल इथीन को जलाने के लिए कितना चाहिए, 3 मोल O2 चाहिए। 1 मोल इथीन को जलाने के लिए कितना चाहिए, 3 मोल। तो यहाँ ऑलरेडी 1 पे आ चुका है, तो हमें वो जैसे बाकी क्वेश्चन में हम कर रहे थे यूनिटरी मेथड के लिए 1 निकाले थे, 1 कब निकालेंगे, जब 1 से ज़्यादा दिया रहता है तब, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 के लिए निकला हुआ है। तो 1 मोल इथीन को जलाने के लिए 3 मोल O2 चाहिए। तो कितना दिया है, देखो मास में दिया है, तो उसको क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। 14 बाई इसका मोलर मास बोलो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 4 28, यानी 28 यहाँ से कट गया, कितना हो गया 0.5 मोल। मतलब 1 मोल को जलाने के लिए कितना चाहिए, 3 मोल। तो 0.5 को जलाने के लिए, हाँ 3 गुने 0.5 कितना हो गया, 1.5 मोल O2। लेकिन ये अभी तक हम लोग आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे हम जो निकाले हैं ये क्या आया है, मोल में आया है। आपको पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है, तो क्या करोगे, हाँ मोल बराबर क्या होगा, मास बाई मोलर मास। देखो तो मोल कितना आया है, कितना है 1.5 बाई मास हमें निकालना है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, O2 का मोलर मास 32। तो यहाँ पर से मास निकल गया, मास बराबर 32 इंटू 1.5 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है, फिर से एक बार इसको समझाते हैं, क्योंकि इसी पे आपको आगे क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ करने हैं। सबसे पहला स्टेप स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, ठीक है, एंड देन उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेटा बाहर निकालना। डेटा कैसे निकालोगे, तो उसके सामने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो आपको उसका डेटा बता देगा। जैसे इस इक्वेशन में क्या बता रहा था कि 1 मोल इथीन को जलाने के लिए हमें 3 मोल क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो बनेगा कितना, 2 मोल CO2 और 2 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो आया डेटा, ये कहाँ से आया, उस केमिकल इक्वेशन से आ गया। अब आपको फिर क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया था, मास दिया हुआ था कितना, 14 ग्राम। और हम लोग बात किस में कर रहे हैं, मोल में कर रहे हैं, तो उसको क्या किए, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास इसका मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 0.5 मोल। तो 1 मोल को जलाने के लिए कितना चाहिए, 3 मोल। तो 0.5 को जलाने के लिए कितना चाहिए, 1.5 मोल, ठीक है। अब यहाँ से हमें मालूम हो गया कितना चाहिए, 1.5 मोल। लेकिन हमें ये मोल में नहीं पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, मास में पूछ रहा है। तो फिर हम लोग मास में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो यही था, थोड़ा सा हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का बस काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।